नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड देन सी द सॉल्यूशन वीडियो। पहले इस क्वेश्चन को आपकी कॉपी में उतारिए, इसके बाद इसका सॉल्यूशन का वीडियो देखिएगा। चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। इस बार हम कर रहे हैं बैलेंस एज पर पासबुक एंड दैट इज़ द ओवरड्राफ्ट बैलेंस, जिसको हम अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं। फॉर्मेट सेम है जो आपको उतारना है। फर्स्ट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसके बाद आपकी डेट आ जाएगी एज ऑन, और हमें जो डेट दे रखी है क्वेश्चन में है वो 30 जून 2016। यहाँ पर्टिकुलर्स एंड देन प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स। क्वेश्चन में आपको दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक। सबसे पहले हम पासबुक के अनुसार जो भी बैलेंस है वो उतार लेंगे। तो बैलेंस एज पर पासबुक, और अब की बार हमें जो बैलेंस दिया है वो है डेबिट बैलेंस, जिसे हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं। तो पासबुक में डेबिट साइड में एंट्री बैंक तभी करती है जब आपके अकाउंट में से पैसे निकलते हैं, अमाउंट निकलता है, इसलिए हम इससे जो है ओवरड्राफ्ट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं। और जब भी फेवरेबल या अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो उस हिसाब से ये कॉलम्स में लिखा जाएगा। तो अनफेवरेबल बैलेंस हमेशा माइनस साइड में आएगा, और ये अनफेवरेबल है इसलिए इसको हम माइनस साइड में लिख देंगे। तो 1800 माइनस साइड में लिख दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम जो है ट्रांजैक्शन उतारेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, 8,000 रुपये के चेक ऐसे थे जो कि आपने बैंक में भेजे थे ताकि आपके बैंक अकाउंट में क्या हो जाए, अमाउंट आ जाए। बट क्या हुआ, उसमें से 4,000 का जो है बैंक ने चेक क्लियर करा और बचे हुए 4,000 अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो 4,000 के क्लियर हो गए और 4,000 के क्लियर नहीं हो पाए, तो इसको अभी हम रफ वर्क के हिसाब से समझेंगे। तो आपको यहाँ एक सपोज करना है कि आपकी एक कैश बुक है और आपको सपोज करना है कि आपकी एक पासबुक है। आपको दे रखा है 1,000 का अमाउंट, तो हम उससे थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो मान के चलते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमारी कैश बुक में 10,000 रुपीज़ है और हमारी पासबुक में भी 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, यहाँ पे दोनों टैली हो रही है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। अब इसमें से क्या होता है कि 8,000 रुपीज़ के जो चेक है वो बैंक में भेजे जाते हैं। तो बिजनेसमैन जैसे ही 8,000 के बैंक में चेक कलेक्ट करने के लिए भेजता है तो वो कैश बुक में एंट्री कर देता है। तो कैश बुक में वो एंट्री कर देता है प्लस 8,000, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बिजनेसमैन वो जो 8,000 रुपीज़ है वो उसके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैश बुक का जो बैलेंस है वो 18,000 यहाँ शो करता है। बट क्या हुआ है कि जो बैंक है उसने 4,000 के चेक को कलेक्ट करा है। ठीक है, तो 4,000 के चेक को ही क्या करा उसने, आप बिजनेसमैन के खाते में डाला है। तो यहाँ पासबुक में जो बैंक ने एंट्री करी वो प्लस 4,000 करी है, तो पासबुक का बैलेंस दिखा रहा है 14,000। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हमको जो है कैश बुक से मैच करना है। तो हमको कैश बुक से मैच करने के लिए क्या करना होगा, पासबुक में 4,000 को प्लस करना पड़ेगा, और जैसे ही आप कैश बुक से मैच करने की कोशिश करेंगे, 4,000 प्लस करेंगे, तो आपकी यहाँ पासबुक का बैलेंस और यहाँ कैश बुक का बैलेंस मैच हो जाएगा।
और सेकेंड स्टेज में हमने 4000 को प्लस करा है टू मैच द कैश बुक विद द पासबुक। तो यहाँ पे हम यहाँ प्लस साइड में ही इसको लिखेंगे 4000 को, और क्योंकि हम इसे प्लस कॉलम में लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक जो है उसको निर्गमित किया गया लेकिन अभी तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए हैं। तो हम इस ट्रांजैक्शन को पहले यहाँ लिख देंगे, चेक इशूड but not presented for payment। तो अगेन रफ वर्क से देखते हैं। सपोज यू हैव अ कैश बुक एंड यू हैव अ पासबुक, ठीक है, और हमारा कितना है, हमने जो चेक निर्गमित करे हैं वो 2500 के चेक निर्गमित करे हैं, तो हम यहाँ 3000 का अमाउंट ले लेते हैं। तो हम मान के चलते हैं दैट कैश बुक और पासबुक में दोनों में अमाउंट सेम है, 3-3000 बैलेंस दिखा रहा है, शेष दिखा रहा है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, बिजनेसमैन जो है वो चेक इशू कर रहा है, निर्गमित कर रहा है, मतलब वो पेमेंट दे रहा है एक तरह से। तो पेमेंट दे रहा है तो वो अपने बैंक कॉलम में कैश बुक में माइनस कर देता है 2500 रुपीज़, क्योंकि उसने 2500 के चेक निर्गमित करे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए हैं बैंक में, तो बैंक तो पासबुक में कोई एंट्री नहीं करेगी। तो यहाँ पासबुक का बैलेंस 3000 के 3000 शो कर रहा है, जबकि यहाँ कैश बुक का जो बैलेंस है वो शो कर रहा है आपका 500 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमें कैश बुक से मैच करना है, इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2500। जैसे आप माइनस करेंगे तो आपका जो बैलेंस है पासबुक का वो मैच हो जाएगा कैश बुक के बैलेंस के साथ। तो 2500 हमने क्या करा, माइनस करा है, तो इसे भी हम माइनस के कॉलम में लिखेंगे, और क्योंकि हमने इसे माइनस करा इसलिए इसके सामने हम लिखेंगे लेस। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री क्या है, बैंक ने 100 रुपीज़ चार्ज करे हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट में। अधिविकर्ज पे ब्याज जो है वो बैंक ने क्या करा है, माइनस करा है। तो अगेन मान लीजिए कि आपका कैश बुक है और आपकी पासबुक है, दोनों टैली हो रही है, दोनों का बैलेंस 200 दिखा रहा है। अब बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो पासबुक में एंट्री कर देगी, माइनस कर देगी 100 रुपीज़ आपके अकाउंट में से, ठीक है। तो पासबुक का बैलेंस कितना दिखा रहा है, अब 100 रुपीज़। बट इसकी कोई इन्फॉर्मेशन जो है बिजनेसमैन को नहीं है, व्यापारी को नहीं है, तो व्यापारी कोई भी एंट्री नहीं करेगा। तो कैश बुक का बैलेंस अभी भी कितना शो कर रहा है, 200। तो हमें क्या करना है, कैश बुक के बैलेंस से मैच करना है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं बैलेंस एज पर पासबुक को। जब पासबुक का बैलेंस दिया हो तो हमें कैश बुक से मैच करने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ हम जब कैश बुक से मैच करने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए हमें यहाँ पासबुक में 100 रुपीज़ क्या करना पड़ेंगे, प्लस करना पड़ेंगे। तो हमारा बैलेंस 200 पासबुक का मैच हो जाएगा कैश बुक से। तो 100 रुपीज़ हमने क्या करे हैं, प्लस करे हैं। सो वी विल राइट इट इन द प्लस साइड, इन द प्लस कॉलम। और क्योंकि हम इसमें प्लस कर रहे हैं इसलिए यहाँ ऐड करके ट्रांजैक्शन लिखेंगे, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। लास्ट ट्रांजैक्शन, ग्राहक द्वारा 400 रुपये सीधे बैंक में जमा किए गए थे, ठीक है। एक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में बिजनेसमैन के जमा कर दिए 400 रुपीज़, लेकिन बिजनेसमैन को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इसलिए उसने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करी। तो अगेन ये आपकी कैश बुक, ये आपकी पासबुक, मान लीजिए सपोज़ करते हैं हम 500 रुपीज़ में पहले से हैं। अब जैसे ही एक कस्टमर डायरेक्टली बैंक में जमा करता है तो बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो उसकी एंट्री सबसे पहले कहाँ हो जाएगी, पासबुक में हो जाएगी। तो पासबुक में 400 रुपीज़ प्लस हो गए और अब पासबुक का बैलेंस 900 शो कर रहा है। बट इसकी कोई इन्फॉर्मेशन बिजनेसमैन को ना होने के कारण कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की गई थी, इसलिए कैश बुक का बैलेंस अभी भी कितना शो कर रहा है, 500 रुपीज़। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कैश बुक के बैलेंस से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इससे मैच करने के लिए हमें पासबुक में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेंगे 400 रुपीज़। तो हमारी
जो पासबुक है और जो कैश बुक है वो मैच हो जाएगी। तो सेकेंड स्टेज में हमें क्या करा है, 400 माइनस करे हैं, तो हम इससे भी क्या करेंगे, माइनस कॉलम में लिखेंगे 400 रुपीज़ और इसके सामने इसका ट्रांजैक्शन लिख देंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, इन बैंक but not entered in cash book। और हमने इसे माइनस करा है इसलिए इसके सामने हम लिखेंगे लेस। अब इसकी लाइन थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। दोनों साइड का टोटल करना है प्लस आइटम का। पहले प्लस आइटम वाले कॉलम का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4100 और उसके बाद माइनस साइड का टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1800 प्लस 250 प्लस 400 4700। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो बैलेंस होगा उसको लिख देंगे, किस साइड लिखेंगे, जिस साइड अमाउंट ज़्यादा है उसके नीचे, तो यहाँ 600 रुपीज़ आ जाएगा। इसके सामने हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। हम कैश बुक से ही मैच करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये जो बैलेंस आया है ये कैश बुक के अकॉर्डिंग आया है। और आपने देखा था ऊपर हमने पासबुक से स्टार्ट करा था, तो नीचे कैश बुक से जो है बैलेंस निकलेगा। अब माइनस साइड ज़्यादा है, इसका मतलब ये अनफेवरेबल बैलेंस हुआ। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग अनफेवरेबल बैलेंस किस साइड होता है, जहाँ पैसा निकलता होगा कैश बुक में से उस साइड होता है। तो कैश बुक में बैंक कॉलम में पैसे जब भी निकलते हैं हमारे बैंक अकाउंट में से, तो कैश बुक में हमेशा क्रेडिट साइड में एंट्री होती है बैंक कॉलम में। तो मतलब कैश बुक का क्रेडिट साइड जो है अनफेवरेबल बैलेंस है, जिसे हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पासबुक का जो है डेबिट ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसलिए यहाँ भी आप चाहे तो ब्रैकेट में ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल और इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट।